नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार अपने 1 साल को पूरा कर रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ मोदी सरकार की रणनीतियां कितनी कारगर रहीं? 1 साल में सरकार का कामकाज और फैसले आने वाले दिनों में क्या असर दिखाएंगे? प्रधानमंत्री ने जिस आत्मनिर्भर भारत की बात की, क्या वो जमीन पर उतर पाएगी? इन तमाम मुद्दों के साथ न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत न्यूज़ 24 के इस ई कॉन्क्लेव में स्वागत है। नमस्कार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की है। धर्मेंद्र प्रधान, आप जिस मंत्रालय के मंत्री हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मंत्रालय है, उसके बिना देश नहीं चल सकता। तो आप कैसे देख रहे हैं कि हाँ, आपका मंत्रालय किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा? देखिए, 2 विभागों की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको समझने के लिए दिया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और दूसरे स्टील, दोनों विभाग आपने सही कहा, ये अर्थनैतिक विभाग हैं। पिछले 6 साल से, पहले 2014 से 19, फिर 19 से आज 20 तक, पिछले 6 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश से एक कल्याणकारी सरकार हम देश में चला रहे हैं और प्रथम दिन से ही आत्मनिर्भरता हम लोगों की एक प्राथमिकता का विषय रहा है। आज कोरोना की इस महामारी की दौर में जब 20 लाख करोड़ रुपया की एक जिम्मेवारी, एक पैकेज सरकार ने लोगों के लिए समर्पित किया, तब उसको दोबारा आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए एक बड़ी कदम है उसको कहा। लेकिन हमारी सारे फैसले, सारे निर्णय पिछले 6 साल में भारत को एक अर्थनैतिक महाशक्ति बनाने में लगी है। विशेष करके हमारी, जैसे हम एनर्जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी विभाग के नाते मेरे ऊपर है। भारत कैसे कम मूल्यों में निरंतर और स्वच्छ ईंधन भारत में खुद बनाए और दुनिया की बाजार से भारत के लिए ले आए, ये हमारी आत्मनिर्भरता की नीति रही है और उसमें हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक बात बताइए, क्या आप लोगों के लिए आत्मनिर्भर भारत जो है वो इंसुलर भारत होगा? क्या यहीं पे बनाओ, यहीं पे कमाओ, यहीं पे खपाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व एक गांव बन चुका है, लेकिन जो कमोडिटी हम अपना देश में बना सकते हैं उसको हमको यहीं बनवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारे देश में रोजगार ज़्यादा आवश्यकता है, ज़्यादा रोजगार खड़ी करनी पड़ेगी। हम वैल्यू एडिशन पे दूसरे देशों को क्यों अपने पैसा दें? हमारे देश में रोजगार और राजस्व दोनों क्यों ना बढ़ाएं? ये हमारी आत्मनिर्भरता की विषय है। ना केवल हमारी देश की आवश्यकता को पूरा करें, केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के गरीब देशों के लिए, लो कॉस्ट इकोनॉमी के लिए भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। उसमें कोई भी व्यक्ति आके निवेश कर सकता है, लेकिन एक शर्त रहेगा, भारत में ही उनको बनाना पड़ेगा। भारत की बाजार को अगर उनको एक्सेस करना है तो भारत में ही उनको कंपनी बना के बनाना पड़ेगा, भारत में रोजगार उपलब्ध करवाना पड़ेगा, भारत की राजस्व में उनकी भूमिका रहेगी जी। देश की बाजार वो चलाएं, विश्व के अन्य देशों में वो ले जाए, ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है। जी जी। एक बात बताइए कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत की पिछले 6 साल की जो इकोनॉमी है ना, उसे जो है वो तेल ही चला रहा है, क्योंकि हमें पिछले 6 सालों में तेल के आयात पे बहुत कम खर्च करना पड़ा था। तो जो पूरी इकोनॉमी है भारत की, वो जो बचत हुई तेल के इंपोर्ट पे जो हमारी, उसके कारण ही देश की अर्थव्यवस्था चली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के संकट मोचक तेल का ही व्यापार रहा? देखिए, तो हमारी सौभाग्य है और हमको ऐसे एक नेतृत्व भी मिला है जिन्होंने अपने सूझबूझ से भारत की, ऐसा नहीं कि भारत को इस प्रकार की मौका पहली बार मिला, पिछले दिनों में भी ऐसा मौका मिला था, लेकिन अभी पिछले 6 साल में हमने अभी जो भारत सरकार की ऊर्जा के ऊपर खर्चा हुई उसमें से जो बचत हुई
उस बचत को गरीबों की घर बनाने में, उनको स्वच्छ पेयजल देने में, उनकी आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं में, उनको हेल्थ एश्योरेंस की योजना देने में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे एनर्जी, क्लीन एनर्जी उनकी घर तक पहुंचाने में, उनके घर तक बिजली पहुंचाने में, भारत की अर्थनीति को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट में, भारत की कृषि को और विकसित करने के लिए सिंचाई में और कृषि के अन्य आयामों में खर्चा करना, ये तब संभव हो पाई कि आज भारत की अर्थनैतिक जी, लेकिन मेरा आपसे बीच में यही सवाल है भारत की अर्थनैतिक सुप्रबंधन के लिए ये हम लोग कर पाए हैं। जी, तो एक बात बताइए, तो आप ये मानते हैं कि अगर तेल का दाम नहीं गिरता तो ये जितनी चीजें आप लोग कर पाए वो कर पाते? देखिए, मैं सुप्रबंधन को और प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को ही उसके लिए जिम्मेवार मानता हूं, उसके लिए कारण मानता हूं। देखिए, ये मौका पहली बार भारत को नहीं आए हैं। लो ऑयल प्राइस के रिजीम पहले भी रहा है, सिर्फ लो ऑयल प्राइस से ही अर्थनीति चली ऐसा नहीं है। पैसा आया तो उसको खर्चा कहां किया, ये भी तो प्रश्न है। हमने पैसा को कोई फिजूल खर्चा नहीं किया, हमने देशों की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा किया है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि तेल का दाम इतना सस्ता हो गया कि पानी भी उससे मतलब महंगा लगने लगा। तो क्या आपको लगता है कि वो उसका जो इम्पैक्ट था वो कंज्यूमर की तरफ नहीं गया, लोगों के लिए, आम जनता के लिए 50% कंज्यूमर को दिया, नहीं गिरे? हमने मुद्रास्फीति को बांध के रखा। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहता हूं, 2004 और 14 के अंदर कोई भी 6 साल की मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की रेशियो और हमारी 6 साल की इन्फ्लेशन की रेशियो के साथ तुलना करिए, उतने में ही पता चलता है कि कंज्यूमर की सहूलियत कौन खड़ा किया है। हमने सारे लाभ को आधा बचत करके जनता की सेवा में खर्च किया, आधा जनता को सीधा जेब में दे दिया। हमने कोई भी पैसा को इधर उधर नहीं किया और ये करते हुए कभी इस विषय को हमने जनता से छुपाया भी नहीं। हमने सारा विषय को ईमानदारी के साथ जनता को समझाया, जनता की जेब में पैसा दिया और जनता के लिए बाकी आधा पैसा खर्चा कर दिया, राज्य सरकारों को मदद किया। लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे ना कि अगर तेल महंगा रहेगा तो अल्टीमेटली उसका फायदा जो है वो सरकार को ही होता है। कंज्यूमर से जो तेल महंगा होता है, कंज्यूमर से जो टैक्सेस सरकार लेती है, अल्टीमेटली तो मैंने अगर कहा कि तेल जो है वो सरकार के लिए उसने संकट मोचक का काम किया तो गलत तो नहीं कहा? नहीं, देखो, ये अपने अपनी दृष्टिकोण है विषयों को रखने के लिए। मैं आपकी बातों को अपनी जगह पे आप रखते हो, लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है मैं उसको बड़े विनम्रता के साथ कहता हूं कि अर्थनैतिक सुप्रबंधन सरकारों की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों में जिन लोगों के हाथ में अर्थनैतिक संचालन की जिम्मेदारी रहा, उन्होंने कैसे देश को चलाया वो अपने जगह पे है। इसी के कारण प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता आज देश में बनी हुई है, लोगों ने भरोसा किया है। उस भरोसा से हम लोग अपने तरीके से, जनता ने जो आशीर्वाद किया, जनता की जो अपेक्षा रहा है, उस अपेक्षा को हम लोग अपने सुप्रबंधन में चला रहे हैं। जी, आगे चल के क्या तेल के और नेचुरल गैस के दाम गिरेंगे? क्या जनता को इसका कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में देखा गया कि जिस तरीके से तेल के दाम गिरे थे उसका फायदा जनता को, यहाँ की देश की जनता को नहीं मिला, वो पास ऑन नहीं किया गया। तो क्या आगे ये जनता एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसे तेल के दाम गिरने का कोई फायदा मिलेगा? देखिए, अच्छे रोड बनते हैं। अच्छा, आज कोरोना में हमारी हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग क्या बढ़ी है, हमारी जिम्मेदारी क्या बढ़ी है। हमारी अर्थनीति को पुनः चलाने के लिए हमने 3 लाख करोड़ रुपया की एमएसएमई को कम ब्याज पे सरकार की गारंटी से ही लोन देने वाले हैं। ये सारे के लिए संसाधन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री किसान योजना हो, जनधन खाता में माँ बहनों के लिए पैसा हो, दिव्यांग हो, वार्धक्य भत्ता हो या विधवाओं के लिए भत्ता हो, ये सारे में अर्थ की आवश्यकता है। ये तो जनता के लिए ही पैसा है ना। ये पैसा आफ्टर ऑल हम लोगों ने सरकार की
तिजोरी से ही तो दिया है ना, सरकार की संचय से तो दिया है ना, ये जनता के लिए ही दिया है। इसीलिए सरकार कैसे देती है कुछ पैसा, जैसे मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों की जेब में पैसा जाने चाहिए, लोगों को अच्छी सुविधा भी मिलनी चाहिए। दोनों चीज जब मिलेगा तब जाके अर्थनीति में गति आएगी। वो काम हम कर रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि तेल और नेचुरल गैस के ऊपर उसको जीएसटी के अम्ब्रेला के अंदर आना चाहिए। आपके सेक्रेटरी तरुण बजाज जी का एक बयान भी आया था कि हम लोग गैस को देख रहे हैं कि क्या हम उसके ऊपर जीएसटी लागू कर सकेंगे। तो क्या आपको लगता है कि बहुत नियर फ्यूचर में तेल और नेचुरल गैस के ऊपर जीएसटी आ जाएगी? देखिए, एक अभी जीएसटी को लागू करने के लिए एक नई प्रकार की व्यवस्था देश में हम लोगों ने बनाया है। देश की राज्यों की विधानसभाओं ने और देश की पार्लियामेंट ने मिलकर बनाई है। जीएसटी काउंसिल बनाया है। हमारी आजाद भारत में टैक्स की व्यवस्था कैसे हो, न राज्य तय करेंगे न केंद्र सरकार एक तरफा तय करेगा, जीएसटी काउंसिल तय करेगा। विभाग के नाते मेरा तो अपेक्षा बराबर रही है, ये भी जीएसटी के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें राज्यों की सारे नेतृत्व, भारत सरकार की प्रतिनिधि वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में बैठते हैं, वो तय करेंगे। लेकिन एक सेक्टर के नाते हमारी अपेक्षा रहता है ये जीएसटी में आ जाए। कम से कम भारत में स्वच्छ ईंधन के लिए गैस पहले आ जाए, जिसके बारे में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री बजाज ने संकेत भी दिया होगा। ये सही कदम है। धीरे धीरे पेट्रोलियम जीएसटी में आना चाहिए, इसके सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया है, लेकिन गैस पहले आ जाए तो अच्छा होगा। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि 1-2 महीने के अंदर गैस जो है वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा? न, मैं उसके कहने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं। उसका अधिकार जीएसटी काउंसिल का है, भारत सरकार के पास भी नहीं है। जीएसटी काउंसिल उसकी तय करेगा। मैं सकारात्मक आदमी हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ। मेरा अपेक्षा है जीएसटी काउंसिल भारत में स्वच्छ ईंधन और दुनिया की बाजार में एलएनजी के दाम घटे हुए हैं, उसकी फायदा भारत की उद्योग को, भारत के नागरिकों को, भारत की परिवहन सेक्टर को मिले। इसीलिए गैस अगर जीएसटी के अंदर आ जाता है तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थनीति, नागरिक सुविधा के लिए बहुत बड़े फायदा होगा। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान जी, ये देखा गया कि पिछले स्पेशली पोस्ट कोरोना एविएशन सेक्टर जो है वो बहुत ही क्राइसिस से गुजर रहा है, और कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो एटीएफ की तरफ, एविएशन फ्यूल को सस्ता करने के रास्ते ढूंढ रही है। आपको क्या लगता है कि इसको करने की कोई गुंजाइश है? क्या सरकार एविएशन फ्यूल को कम करेगी? क्योंकि अगर अदरवाइज हमारी जो पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री है वो, जिसे कहते हैं ना, इट्स रीलिंग अंडर क्राइसिस, उसको कैसे इससे निकाला जाएगा? अभी भी एटीएफ बहुत ही, उसको अभी नया बाजार दर में बहुत ही सहज मूल्य पे वो पहुंचा है, लेकिन अभी डिमांड ही नहीं है। अभी जो डिमांड हम लोग अगर इन्हीं दिनों में, पिछले साल की जो डिमांड था उसकी सिर्फ 12-15% डिमांड बची हुई है, बाकी सारी डिमांड जा चुकी है। इसीलिए मैं सहमत हूँ आपके साथ, एविएशन इंडस्ट्री सबसे खराब स्थिति में है, और उसमें से जो हम लोग एविएशन इंडस्ट्री की स्टेक होल्डर है, सप्लायर है, एविएशन फ्यूल की सप्लायर है, ये लोग भी हानि में है। हमारी सारे स्टॉक पाइल बढ़ते जा रहा है, कोई ऑपटेकर नहीं है, एक चिंता की विषय बनी है। लेकिन धीरे धीरे अभी पिछले कई दिनों से एविएशन इंडस्ट्री खुली है, धीरे धीरे ये चलना शुरू हुआ है। देखते इसकी डिमांड ग्रोथ तो होना स्वाभाविक है, और ये एक रीजनेबल रेट पे रहे एविएशन फ्यूल, इसकी पक्षधर में हूँ जी। अच्छा, अभी जब निर्मला जी ने अपने 20 लाख करोड़ के पैकेज का पूरा उद्घोष किया तो उन्होंने कहा कि हमारी ये सोच है और हम ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र में निजी कंपनियां जो है, प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे, और ये भी सीमा तय कर दी गई है कि किसी भी क्षेत्र में 4 से ज्यादा कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा जो जिसे बोलते हैं महारत्न कंपनीज अपनी जो देखी गई थी वो ऑयल सेक्टर की देखी गई थी, ऑयल के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज देखी गई थी। आपको क्या लगता है कि इनका क्या होगा, इन ऑयल कंपनीज का, लाइक ओएनजीसी, लाइक अदर कंपनीज, उनका भविष्य अब क्या है?
जब प्राइवेट सेक्टर उसमें आ जाएगा तो एक तरीके से उसकी मोनोपोली तो कम होगी। देखिए, कोई खराब तो नहीं होगा। अभी भी भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश पर्याप्त मात्रा में है। रिलायंस, बीपी, सेल, टोटल, रोजनेफ्ट, ऐसे सारे वैश्विक कंपनी, वेदांत, ऐसे सारे बड़े बड़े निजी कंपनी उत्पादन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सारे क्षेत्रों में है। जब ज़्यादा लोग एक क्षेत्र में आते हैं, अभी भी ऑयल इंडस्ट्री खुली हुई है, हमने उसको और सरलीकरण कर चुके हैं। धीरे धीरे हम बड़े बड़े कंपनियों को और कंपटीशन में ले पहुंचेंगे। मूल उद्देश्य है कि हमारी देश की नागरिकों को ज़्यादा अच्छे दामों पे कमोडिटी मिले, भारत की नौजवानों को व्यवसाय की नया आयाम मिले, नया मौका मिले। इसीलिए सरकारें सालों तक, दशकों तक कई सारे सेक्टर को सरकारी कंपनियों के लिए, सरकारी कामकाज के लिए सीमित करके रखे थे। पेट्रोलियम सेक्टर इसी में नहीं था। पेट्रोलियम सेक्टर 90 दशकों से खुल गई थी। उसको खुलते खुलते हमने तो आज कई सारे मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी लाने का कई सारे निवेश, ये जो सारे कंपनियां मैंने नाम गिनाया, पिछले 4-5 सालों की इनकी इन्वेस्टमेंट बिलियन डॉलर्स में, लाखों हजारों करोड़ रुपया में भारत में नया निवेश आया है। जब नया निवेश आता है, नया रोजगार होता है, नया रेवेन्यू मिलते हैं, नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खुलती है, भारत के नौजवानों को उसमें से मौका मिलता है। ऐसे सारे इंडस्ट्री हैं जिसको अब तक बंद करके रखा गया था, इसकी कोई तर्क नहीं था। हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जी, हमारी आवश्यकता की कई सारे पुर्जा हम लोग विदेश से इंपोर्ट करें, उससे भला हम अपने देश में बनाएं, अपने लोगों के नेतृत्व में बनाएं। उसमें से बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, भारत में निवेश करेगा, भारत में कारखाना लगाएगा, भारत की अर्थनीति में निवेश करेगा, तो फायदा तो हमारी देश की है ना, मार्केट हमारी है। हम बाहर की मैन्युफैक्चरिंग को क्यों मदद करें, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों ना खड़ा करें। वित्त मंत्री जी ने हमारी सरकार की एक नीति को स्पष्ट किया है। ये एक समय के हिसाब से बहुत बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अच्छा, बीपीसीएल को बेचने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिर कोरोना का महामारी आ गई और वो रुक गया। आपको क्या लगता है कि भारतीय तेल कंपनीज जो हैं उनके खरीदार अभी विश्व में हैं, और जिस तरीके से आप लोग चाह रहे थे कि इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, उसके लिए तमाम खरीदार अब भी बाकी है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में? निश्चित रूप में इसमें देखो, ये तो 2-3 महीने की एक इकोनॉमिक अपहेवल हुई है, एक डिसरप्शन हुई है। इसकी निश्चित रूप में कुछ परिणाम है, और परिणाम विश्व भर में है, ये वैश्विक स्तर की है, इसमें से कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन सरकार हमारी जो नीतियां रही है, जिसको फिर अभी की सुधार की चेन पे वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया, दोहराया है, मैं उसको हमारी सेक्टर में कैसे लागू करें, उस दृष्टि से हमने तो पहले भी काम शुरू कर दिया था। बीपीसीएल की विनिवेश जो की निर्णय अभी भी बरकरार है, अभी उसको सरकार थोड़े दिन आगे कर दिया है। निवेशकों की कोई कमी नहीं है, ये हमारी स्पष्टता है जी। अच्छा, आपसे एक सवाल जो है वो ये कि जिन विभागों के आप मंत्री हैं, वो विभाग हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल, जिसे बोलते हैं मूल ढांचा है वो विभाग, चाहे वो स्टील हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो। इधर देखा गया कि हमारे अगर ये जो पूरी अर्थव्यवस्था है ये तब सुकून में होती है जब हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि हम अपने नेबर्स को डिसाइड नहीं कर सकते, वो हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं। अगर वो हमारे बगल में नेबर हैं, अगर वो हमारे करीब है, तो हम उनको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। लेकिन पिछले अभी कुछ दिनों में देखा गया कि हमारे जितने नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान से तो खैर हमारा जैसा रिश्ता रहा है वो रहा ही, चाइना, हमारे सबसे रिश्ते कहीं ना कहीं अजीब सी स्थिति में पहुंच गए हैं। वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद देम, व्हाई सो? ना, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की बात आपने छोड़ दिया है, मैं भी उसको छोड़ देता हूँ। चाइना के साथ एक अपना रिश्ता है, अपने एक कूटनीतिक संपर्क है। हमारे देश की नेतृत्व ने उसके बारे में हमारी संबंध कैसा है
इन्हीं दिनों उन्होंने उसको स्पष्ट किया है। कल देश की कानून मंत्री एक उसमें सरकार की ओर से स्पष्टता दिया है, मोदी को कोई लाल आंख दिखा नहीं सकता है, भारत को कोई लाल आंख दिखा नहीं सकता है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात आज नहीं कहे थे, 2014 में जब प्रचार अभियान में वो देश में घूम रहे थे, तब उन्होंने विदेश नीति कैसे रहेगा ऐसे किसी पत्रकार मित्र ने प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था भारत की विदेश नीति हम चलाते हुए ना किसी से नजर झुका के करेंगे, ना किसी से नजर चुरा के करेंगे, हम नजर से नजर मिला के करेंगे। भारत जो आज विश्व की एक नई पहचान बनाई है अपने बारे में, पुराने पहचान को और प्रज्वलित किया है, उस भारत को हम अपने शर्त में देश को चलाएंगे। इसीलिए हम पड़ोसी को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भारत की परिवर्तित 2020 की भारत को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी रहा अन्य देशों के नाम में लिया, नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, ये तो हमारी अफगानिस्तान हो या हमारी खाड़ी की देशों की ऊपर आप नाम ले और विश्व की अन्य बड़े बड़े महाशक्तियों के बारे में नाम ले। अभी अभी आपको मैंने कहा कि 120 देशों में भारत से मेडिसिन पहुंचाया गया इस संकट की घड़ी में। इसलिए पड़ोसी क्या, एक बात विश्व भर में भारत अपना एक नई जी, जिस तरीके की खबरें आई और अखबारों में कि एक तो नेपाल जैसा देश भी हमें आंख दिखाने लगा, ये क्या बात हुई? नहीं, अरे ऐसे चीजों को इतना एक्सट्रीम आज भी अखबारों में जो छपा है उसको भी थोड़ा आपने दिखा ही होगा। ऐसा नहीं है, तो कोई सब कूटनीतिक दांव पेंच चलते रहता है। और मैं भारत की ये तो सारे स्वाभाविक प्रक्रिया है, सब देश अपना अपने तरीके से बातों को रखते हैं, लेकिन भारत के साथ सब संपर्क रखना चाहते हैं। भारत की अर्थनीति, भारत की समाज व्यवस्था, भारत की सानिध्य सभी को चाहिए और भारत एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए धर्मेंद्र प्रधान जी, हमसे इस ई कॉन्क्लेव में आपका बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे न्यूज़ 24 के खास ई कॉन्क्लेव में धर्मेंद्र प्रधान जी।